गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं दी केरला स्टोरी। तो हम देखते हैं भाई, एक ट्रेलर तो आया वो हमने देखा, लेकिन ये कि सर रिजवान से भाई सुनते हैं क्योंकि उसमें इतना एक्सप्लेन नहीं, लेकिन सर रिजवान इसके बारे में बता भी देंगे। देखते हैं थोड़ी वीडियो उनकी भाई, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और इसके पीछे की कहानी जानते हैं, करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, केरला स्टोरी का टीजर लॉन्च हो गया है। कल के मैंने वीडियो में बोला था कि जब तक मैं केरला स्टोरी देख नहीं लूंगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट पर मैं पढ़ा हूं, मैंने इस पर अध्ययन किया है, तब तक मैं इस मूवी पे, इस फिल्म पर वीडियो नहीं बनाऊंगा। और अपनी बात पर मैं आज भी अडिग हूं। लेकिन यह भी सत्य है कि कश्मीर फाइल की जगह जो प्रथम दृष्टिया हम देख रहे हैं कि केरला स्टोरी में दिखाया गया है, ये एक दबा हुआ सच है, ये एक छुपा हुआ सच है। पर देखना इतना है साथियों कि जैसे कश्मीर फाइल पिक्चर बनी, फिल्म बनी, और जब मैंने कश्मीर फाइल देखी तो मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा था। वो ये था कि कश्मीर फाइल में जो भी दिखाया गया है वो सत्य है, और जो भी दिखाया गया है वो कम है। अगर मुझे कश्मीर फाइल बनाने का मौका मिलता तो कश्मीर फाइल को मैं और सत्य दिखाता, जो वहां पर आतंकवाद और अलगाववाद की शुरुआत में घटनाएं हुई थी, विशेषकर से कश्मीरी हिंदुओं को लेकर। तो केरला स्टोरी जब रिलीज होगी मैं उससे देखूंगा, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है। और फिर मैं एक वीडियो और बना के आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि क्या इसमें एब्सोल्यूट ट्रुथ दिखाया गया है, क्या कम करके दिखाया गया है, या क्या बढ़ा के दिखाया गया है। जब कश्मीर फाइल्स आई थी, मैंने एक वीडियो बनाया था, इसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, द कश्मीर फाइल्स बिफोर द कश्मीर फाइल्स। इसी तरह आज का ये वीडियो है कि द केरला स्टोरी से पहले की स्टोरी। और जो भी ये स्टोरी है ये सत्य है, परत दर परत आप लोगों को 2020 मैच की तरह नहीं, 5 डे मैच की तरह बड़े सिलसिलेवार तरीके से इस चीज को एनालाइज और असेस करके बताऊंगा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट रहा है जो आपके भाई ने 25 साल पढ़ा है। अच्छा, कि कभी आपने सोचा ये घटनाएं केरला में क्यों हो रही हैं, इतनी क्यों हो रही हैं, पीएफआई केरला में क्यों है, वगैरह वगैरह वगैरह। सो सिलसिलेवार तरीके से ये बात मैं आप लोग को बताऊंगा। और एक बात की गारंटी देता है आपका भाई कि आज के वीडियो में जो आप सुन लेंगे वो द केरला स्टोरी में आपको देखने को या समझने को नहीं मिलेगा। केरला स्टोरी एक घटना होने के बाद या एक सिलसिला शुरू होने के बाद की फिल्म होगी। आज आपका भाई इस सिलसिला शुरू होने से पहले की घटना आजादी से लेके अब तक आप लोगों को बताएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों ने पूरा देख लिया तो द केरला स्टोरी समझने में, उसकी कंपन, उसकी लहरें, उसके शेड्स, उसके न्यूएंसेस, उसकी ग्रास रूट प्रॉब्लम समझने में आप लोगों को बहुत आसानी होगी। पूरा वीडियो देखिएगा, तसल्ली से देखिएगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो द केरला स्टोरी से पहले की स्टोरी देखिए। चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हों, मुख्यमंत्री हों, क्रिश्चियंस हों, बिशप्स हों, या ऑनरेबल हाई कोर्ट केरला हो, वो सब टिप्पणी कर चुके हैं इस समस्या पर, जिसको एक सामाजिक तौर पर लव जिहाद बोला जाता है। लेकिन नॉर्थ और केरला में एक बहुत बड़ा फर्क है। वहां का जो लव जिहाद है वो एक कदम आगे बढ़कर मिलिटेंसी या टेररिज्म की तरफ भी उस व्यक्ति को, उस सब्जेक्ट को ले जाता है जो कन्वर्ट किया है। लेकिन उत्तर भारत में ऐसी चीज अभी तक देखने को नहीं मिली है। तो जो केरला का एक पूरा इकोसिस्टम है, क्यों वहां ऐसा हो रहा है, क्यों वहीं ऐसा हो रहा है, इसके पीछे के कारण क्या है, इसी पर मैं आप लोगों से आज बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, आजादी के बाद 2 ऐसे संगठन थे जो पाकिस्तान चाहते थे। संगठन, इंडिविजुअल्स नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, 2 ऐसे संगठन थे जो देश थे आजादी के बाद और बंटवारे के बाद
पाकिस्तान के साथ विलय चाहते थे। एक था हैदराबाद का रज़ाकर्स, जिनका पॉलिटिकल विंग था MIM, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और दूसरा था मुस्लिम लीग का केरला विंग, इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग। रज़ाकर्स की जहां तक बात करें, रज़ाकर्स का पॉलिटिकल विंग था MIM, जिसकी स्थापना, जिसकी डेट पे एक विवाद है कि 1926 है या 1936 है। कुछ बुक्स कुछ बताती हैं, गूगल कुछ बताता है। खैर, जंग बहादुर साहब ने उसकी स्थापना करी थी, और वो रज़ाकर्स जो एक तरह से उस टाइम की एक साउथ इंडिया की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका ये एक पॉलिटिकल विंग था। इस संस्था MIM को आगे लेके बढ़ा कासिम रिजवी। जब ऑपरेशन पोलो होता है और रज़ाकरों की कुटाई होती है, जो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान की तरह साउथ पाकिस्तान भी मांग रहे थे, उसको जेल में कुछ दिन रखने के बाद पाकिस्तान रवाना कर दिया जाता है। MIM का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार था, ऑफिसेस तैयार थे, आइडियोलॉजी तैयार थी, और MIM को आजादी के बाद AIMIM का नाम देकर मानिए असदुद्दीन ओवैसी साहब के प्रिय दादाजी ने इसकी स्थापना करी, AIMIM की। आज चाहे वो जितना बोले, लेकिन AIMIM से पहले जो MIM थी, वो एक रज़ाकर्स की पॉलिटिकल विंग थी जो भारत से अलग होना चाहते थे। तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी विचारधारा थी जो चाहते हुए भी साउथ पाकिस्तान नहीं बना पाई, ऑपरेशन पोलो की वजह से, सरदार पटेल की वजह से, और हमारी फौज की वजह से। और दूसरी थी इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग, जो केरला में स्थापित थी। लेकिन केरला की जो मुस्लिम लीग थी, ये एक वो पार्टी है जिसने पार्लियामेंट में अपना रिप्रेजेंटेशन भी किया। दो तरह के केरला में कोलिजन चलते हैं, एक चलता है लेफ्ट फ्रंट, एक चलता है यूनाइटेड फ्रंट। यूनाइटेड फ्रंट में कांग्रेस भी आती है, और जब जब वहां पर सरकार कोई यूनाइटेड फ्रंट की बनी है, तो मुस्लिम लीग की वहां पर रिप्रेजेंटेशन रहा है। मुस्लिम लीग के चुने हुए सांसद पार्लियामेंट तक पहुंचे हैं। सो पॉलिटिकली स्पीकिंग, कल्चरली स्पीकिंग, एंड मुस्लिम वोट बैंक के हिसाब से मुस्लिम लीग AIMIM से कहीं ज्यादा ताकतवर है, कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। केरला इज द ओनली स्टेट इन इंडिया जहां पर मुस्लिम्स ने आजादी के बाद से अब तक इन ब्लॉक मुस्लिम लीग के लिए वोट किया है, ना कभी लेफ्ट के लिए किया, ना कभी कांग्रेस के लिए किया। तो केरला में पॉलिटिकली स्पीकिंग मुस्लिम्स वर इवन बेटर ऑर्गेनाइज्ड देन मुस्लिम्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और कश्मीर। केरला वो जगह है जहां पर एकेडमिकली स्पीकिंग, हिस्टोरिकली स्पीकिंग, पहला मुस्लिम व्यापारी सिल्क रूट को कवर करते हुए केरला पहुंचा। सो पहला कदम जो मुस्लिम्स का, which who brought Islam to the land of भारत, जो पहला कदम पड़ा वो पड़ा केरला में। और केरला में पहली भारत की मस्जिद चेरियन मॉस्क बनी, जो वहां के हिंदू किंग ने मुस्लिम ट्रैवलर्स को वो जगह गिफ्ट की थी। लिखने वाले ये भी लिखते हैं कि द किंग ऑल्सो कन्वर्टेड लेटर ऑन आफ्टर ट्रैवलिंग टू अरेबिया, पर इसमें कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज हैं, तो मैं इसमें अपना कोई ओपिनियन नहीं देना चाहता। मुस्लिम्स का बसना शुरू में कोस्टल रीजन्स में ज्यादा स्टार्ट हुआ, प्राइमरली टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ केरला। मल्लापुरम और कन्नूर वर द टू प्लेसेस जहां पर मुस्लिम्स का कंसंट्रेशन ज्यादा था। बट आफ्टर द इन्वेजन एंड द अराइवल ऑफ द पोर्चुगीज, मुस्लिम्स इनर केरला में शिफ्ट कर जाते हैं, लेकिन नॉर्थ केरला में ये सबसे ज्यादा एक प्रीडोमिनेंट फोर्स रहती है। आजादी से पहले का जो मोपला कार्नेज हुआ था, जो एंटी हिंदू रॉयट्स हुए थे, वो सब आप लोगों को पता है। तो केरला वाज वन ऑफ द मोस्ट कम्युनली सेंसिटिव रीजन्स ऑफ इंडिया, लेकिन नॉर्थ इंडिया और कश्मीर की पॉलिटिक्स की वजह से यहाँ के लीडरान का जो माइंड था, जो एनर्जी थी, वो नॉर्थ इंडिया के इश्यूज में लगी रही। लेकिन धीरे धीरे केरला में द मुस्लिम्स वर ग्रोइंग इन परसेंटेज पॉपुलेशन एंड देयर पॉलिटिकल क्राउड वाज आल्सो इंक्रीजिंग। केरला में धीरे धीरे जहाँ 1951 में मुस्लिम्स की आबादी 17.5% थी, जो उस जमाने के हिसाब से भी बड़ी हाई थी,
और केरला रीजन से, जैसा मैंने बताया, पाकिस्तान माइग्रेशन नहीं हो पाया था बिकॉज द प्लेस वॉज डीप साउथ। तो आज वो पॉपुलेशन बढ़ के 26% हो गई है। एंड जहां पर स्टार्टिंग ऑफ द 20th सेंचुरी केरला में हिंदू की पॉपुलेशन लगभग 70% थी, आज वो घट के लगभग 56% रह गई है इन ऑलमोस्ट 200 ईयर्स। तो इस तरह से केरला एक बड़ा हॉट बेड बन गया साउथ इंडिया में, इस्लामिक लॉन्च के लिए भी और मिशनरीज और क्रिश्चियंस के लिए भी। और इसका सबसे ज्यादा जो खामियाजा कि सिर्फ क्रिश्चियन मिशनरीज नहीं, मुस्लिम्स ने भी वहां पर अपना रिलीजियस कल्चरल एक्सपेंशन करते रहे। तो हिंदू वहां दो तरफ से गिरा रहा, क्रिश्चियन मिशनरीज से भी गिरा रहा और मुस्लिम आइडियोलॉजी वहाबिज्म सलाफिज्म से भी गिरा रहा। और करते करते वो 70% से घटते घटते 56% पर आ गया। अब इसके बाद एक चेंज आता है। इसके बाद ये चेंज आता है कि पेट्रो डॉलर, ब्लैक गोल्ड का जो जलवा था वो दुनिया देखना शुरू करती है मिडिल ईस्ट में। जो पेट्रोल की कमर्शियल वैल्यूज दुनिया के मॉडर्नाइजेशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, रेलवेज वगैरह वगैरह की वजह से एकदम से उछाल लेती है। और वहां पर न्यू फाउंड फॉर्च्यून्स मिडिल ईस्ट में आते हैं। मिडिल ईस्ट में अपना काम करने के लिए, लेबर का काम करने के लिए, छोटे काम करने के लिए, हाउसमेट्स के लिए, किसी भी चीज के लिए इन लोगों को वर्क फोर्स की जरूरत थी। दो कारण थे, एक तो अरब काम नहीं करना चाहता था, दूसरा वहां की आबादी खुद भी कम थी। उनको सबसे बढ़िया वर्क फोर्स मिली केरला से और इसके दो रीजन थे। जैसे जैसे मैंने बताया कि क्रिश्चियन मिशनरीज और मुस्लिम सलाफिज्म के लिए केरला एक बहुत हॉट बेड था, इसी तरह केरला धीरे धीरे एक मोस्ट लिटरेट स्टेट भी भारत का बन जाता है। एक बेसिक इंग्लिश बोलना और समझना वहां के लगभग हर नागरिक को आती है। मिडिल ईस्ट में जब वर्क फोर्स की जरूरत पड़ी तो मिडिल ईस्ट के लिए वर्क फोर्स की नर्सरी, हाउसमेट्स, नर्सेस, फैक्ट्री वर्कर्स वगैरह वगैरह, ये नर्सरी बना केरला फॉर द सिंपल रीजन कि यहां से जो लोग ट्रैवल कर रहे थे वो प्रीडोमिनेटली मुस्लिम्स थे जिनको इंग्लिश आती थी, हिंदूज थे जिनको इंग्लिश आती थी, क्रिश्चियंस थे जिनको इंग्लिश आती थी, कम सैलरी पर काम करने को तैयार थे। और रिलेटिवली उन लोगों ने पाया कि पाकिस्तान या अफ्रीकन वर्क फोर्स से ज्यादा ईमानदार थे। इसके चलते केरला में फॉरेन एक्सचेंज आना शुरू हुआ। 2021-22 में $70,000 का रेमिटेंस हुआ है मिडिल ईस्ट से केरला के लिए। ये जितनी भी वर्क फोर्स मिडिल ईस्ट पहुंची, ये वहां के कल्चर से इन्फ्लुएंस होना शुरू हुई। वर्क के साथ, रेमिटेंस के साथ, सैलरी के साथ वहां से ज़कात केरला आनी ज्यादा शुरू हुई। जब ज़कात आनी शुरू हुई तो ज़कात देने वालों ने अपनी कंडीशन लगाई कि आप सलाफिज्म को, वहाबिज्म को वहां पर इंक्रीज करेंगे। केरला में नया पैसा आया, केरला में मदरसे आए, केरला में मुसाफिर खाने आए, केरला में दारुल उलूम यूनिवर्सिटीज आई, इस्लामिक यूनिवर्सिटीज आई और धीरे धीरे कोने कोने तक, बिकॉज बीइंग अ स्मॉल स्टेट, इस्लाम एंड मुस्लिम्स के नए पैसे का असर पूरे केरला पर फैल जाता है, जितना पूरे भारत में कहीं नहीं है, इंक्लूडिंग कश्मीर। कश्मीर वॉज ऑलवेज कंसिडर्ड ए पुअर part of India for various reasons, whereas Kerala was always rich. Middle East से वर्कफोर्स पैसा लेके आया, टूरिज्म आया, फिशरीज आई, स्पाइसेस आई। केरला इज नोन एज द स्पाइस बास्केट ऑफ इंडिया। तो वहां पर लोगों को 24 आवर 365 डेज एम्प्लॉयमेंट मिलना अपने अपने काम में शुरू हो गया। और जब ये नया पैसा वहां से आया, जो यहां से मुस्लिम्स गए थे ये वहां का इन्फ्लुएंस लेके केरला आए, जो क्रिश्चियंस गए थे या जो नॉन मुस्लिम हिंदूज गए थे वो भी वहां का पैसे के साथ इन्फ्लुएंस लेकर केरला आए। जब ये लोग मिडिल ईस्ट में इन बल्क रहने लगे, एक साथ बसेस से ट्रैवल करने लगे, एक साथ फैक्ट्रीज में काम करने लगे, एक साथ डॉर्मेटरीज में रहने लगे, तो इस्लामिक कल्चर, अरब कल्चर नॉन मुस्लिम वर्कफोर्स ऑफ केरला पर हावी हो जाता है।
हावी होने का मतलब उनके बात करने का तरीका, सहरी पर सब उठ रहे हैं तो हम भी उठेंगे, चलो तुम रोजा रख रहे हो तो हम भी रोजा रख लेते हैं, कम से कम रोजा नहीं रखते तो हम तुम्हारे सामने दिन भर ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे। वोकैबुलरी चेंज होने लगी। जो यहाँ से नॉन मुस्लिम जाते थे वो इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वगैरह वगैरह, ये उनकी जुबान पर ये टर्मिनोलॉजी, अरब टर्मिनोलॉजी आ गई। वो धीरे धीरे अरब बोलने लगे, बोलने मतलब बोलने लगे, समझने लगे, उसके वर्ड अल्फाज इस्तेमाल करने लगे, और केरला पैसे के साथ वहां का कल्चर भी लेके आने लगे। इस चीज ने केरला के सारी कम्युनिटीज को स्टार्टिंग में कम्युनली कंपैटिबल बनाया, सब एक दूसरे के करीब आने लगे। अब रहमान के फादर आ रहे हैं तो सुनीता की फैमिली के लिए कुछ भिजवा रहे हैं तो रहमान जाके उनको दे रहे हैं। सुनीता के फादर आ रहे हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो वो रहमान की फैमिली के लिए कुछ पैसा या गिफ्ट भिजवा रहे हैं। और इसके चलते कि केरला में खुशहाली अरब मनी, मिडिल ईस्ट मनी से आ रही थी। सोर्स क्या था? सोर्स था इस्लामिक नेशन। केरला में साइकोलॉजिकली मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और हिंदूज पर भारी होने लगे, क्योंकि उनको साफ लगता था कि इसका घर जो बन रहा है, जो ये गाड़ी खरीद रहा है, जो उसकी लड़की की शादी हो रही है, बेटा पढ़ रहा है, ये सारा पैसा मिडिल ईस्ट से आ रहा है। मिडिल ईस्ट जब एक वर्क फोर्स जाती है तो अगर आप वहां चुनाव की बात ना करें, राजा को चैलेंज ना करें, अपनी जुबान ना खोलें, निगाह अलग नीचे रखें, तो मिडिल ईस्ट की वर्क फोर्स को इंडिया के कंपैरिजन में वहां की लाइफ बहुत कंफर्टेबल लगती है। तो जैसा आपने देखा भाई सर रिजवान की वीडियो तो लंबी है, तो इसके भाई 2 पार्ट बना लेंगे, लेकिन ये कि सही बात है कि इसकी पीछे की हिस्ट्री सर ने बताना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि जो मूवी स्टार्ट हुई है वो तो भाई उन्होंने वहाँ से स्टार्ट की है जहाँ से ये काम हो रहा था, ये जो चीज़ें हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर अगर सर रिजवान की बात की जाए तो वो तो भाई बोल रहे हैं कि एक तरह की जैसे फंडिंग होती है। असल में ना फंडिंग ज़रूर होती रही है, और वहाँ पे एक तंजीम थी जिसका नाम सर ले रहे थे शायद PFI, हम गलत ना हो, तो उसने वहाँ पे जो है ना ये काम काफ़ी जो है ना वो मिकदार में किया, और काफ़ी उसका जो है ना वहाँ पे असर ज़ोक था। और जो लगता है ना वहाँ पे कन्वर्जन सिस्टम जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया था, फोर्सली कह लें या जिस तरह भी कह लें। और उसके बाद जो ये स्टोरी बनी है ना, वो जो थोड़ा बहुत हमें नॉलेज इस चीज़ का मिला है वो यही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो है ना यहाँ से लड़कियों को वहाँ पे जो है ना वो भेजा जाता है, और वहाँ पे अभी तक भी कुछ लड़कियों को जो है ना वो कैद में रखा गया, और वहाँ पे जो है ना वो अभी तक भी मौजूद है। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि देख लो ये एक कितनी बड़ी मिकदार में और कितने एक ओपनली या कह लें या सीक्रेटली कह लें ये एक काम होता रहा, और अभी तक भी जो शायद वहाँ पे हो रहा होगा। और हम तो यही सोच रहे थे कि यार ये चीज़ें तकरीबन अब ख़त्म हो गई हैं, ये जस्ट एक पाकिस्तान के अंदर ही ये सीन चलता है, लेकिन ये कि उधर जो है ना वो अभी भी, और आप देख लें कि वहाँ पे अफ़गानिस्तान में अभी भी वहाँ पे ये चीज़ें मौजूद हैं। लोग जो यहाँ से जो लड़कियों को लेके गए या और भी जो है ना वो ये तो क्लियर पता चलेगा जब आगे जो है ना वो मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन बिल्कुल जो है ना वो इम्पोर्टेंट बात यही है कि लव जहाद वाला सीन जो है ना वो क्रिएट किया गया वहाँ पे, और अभी तक भी जो है ना असल में ये चीज़ें हमें तो अब तक अभी तक भी जो है ना वो ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि जो भी ये लव जहाद वाला सीन आपको सामने, हम तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फेस किया है टेररिज्म में, क्योंकि उनकी एक ये कह लें तरबियत ही ऐसी होती है, उनको ख्वाब भी ऐसे दिखाए जाते हैं बचपन से लेकर, क्योंकि वो छोटे बच्चों को पकड़ते हैं, छोटे बच्चों को पकड़ना, उनको एक ऐसा माहौल देना और एक लंबी प्लानिंग करनी, मतलब 5-5, 10-10, 15-15 साल या 20-20 साल तक जो है ना उनको ट्रेनिंग देनी, और एक ही चीज़ सिखाई जाना कि भाई आप ये दुनिया आपके लिए कुछ भी नहीं है, आपको वहाँ पे जाके जो है ना वो मतलब बहुत कुछ मिलेगा, मतलब हर तरह का लालच दिया जाता है, ये दुनिया आर्जी है, आप ख़त्म कर लें अपने आप को, या मतलब सही बात है, वो कर भी अपने आप को ख़त्म ही लेते हैं। आप ज़ाहिर बात है जब बचपन से आप एक बंदे को उठाते हैं तो उसको वही सिखाते हैं जो आप मतलब कि करना है। 10-15 साल उस पर आप गुजारते हैं, अगर जब वो एक मतलब के कांड करता है तो वो एक सदियों तक भी याद रहता है। वो 10-15 साल जो उसके गुजरते हैं,
लेकिन बात इधर देखो ना, एक हमने ट्रेलर देखा था तो काफ़ी एक हलचल मच गई थी कि ये प्रोपोगंडा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। लेकिन हमने यकीन करें कि एक ट्रेलर पर नहीं रिएक्शन दिया था, क्योंकि हम ना कुछ डिटेल जानना चाहते थे, हम कुछ एक जो बैकवर्ड इसकी हिस्ट्री थी ना। अब देखो एक कश्मीर फाइल भी थी, उसकी भी एक बैकवर्ड एक हिस्ट्री इतनी मतलब कि एक काफ़ी उस पर एक जुल्म वगैरह हुआ था पंडितों पर। तो अब ये भी एक ऐसी स्टोरी है, इसके बिहाइंड काफ़ी एक बड़ी स्टोरी है जो कि एक डिटेल में समझनी चाहिए। अब हमने एक वीडियो भी पार्ट इसलिए एक शॉर्ट किया क्योंकि हमने इस जो अभी सर ने रिजवान ने चीज़ें बताई है ना, इसको हम डिटेल से मतलब कि जान सकें और समझ सकें कि क्या हो रहा था केरला में, क्या नहीं हो रहा। क्योंकि हमने वीडियो काफ़ी केरला की देखी थी यार, इतना मतलब कि खूबसूरत और इतना उधर माहौल था, लेकिन एक खूबसूरती में ऐसे काम हो रहे हैं और ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि एक काफ़ी खतरनाक है एक देश के लिए। बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब ये देख लो चीजें कितनी बड़ी बढ़िया हो प्लानिंग रही की गई है पीछे से, जो है ना वो डायरेक्ट ही उधर से जो है ना वो मिडल ईस्ट से ये चीजें जो है ना वो वहां से इधर लेके आए गए और लालच के थ्रू या जो भी ये चीजें हुई हैं। लेकिन अब देख लो सबसे बड़ी बात यह है कि जिसने ये स्टोरी बनाई है या इस चीज को हाईलाइट किया उसको भी दाद देनी बनती, उसने बहुत हिम्मत दिखाई इस चीज के ऊपर। बाकी मजीद जब इसके ऊपर हाँ, उन्होंने फिल्म तो वगैरह एक आएगी स्टार्ट वो किया, आगे फिर मजीद स्टोरियां देखेंगे। देखनी लेकिन ये लग कि जाएंगे। इससे जो है ना वो बहुत सारी चीजों का पता चल जाएगा, पता चल जाएगा हाँ। कि हो क्या रहा है, लेकिन ये देख लो कैसे यार, फंडिंग अफगानिस्तान होती है, आप क्या वो लोग हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं कि अभी तक भी ये चीजें वहां पे हैं। अब हम तो ये समझते हैं कि इधर से उधर से, लेकिन गढ़ तो वहां पे अभी भी मौजूद है और ना तो वो खत्म हो सकता है, और अगर वो खत्म करते हैं तो उन्होंने खाना किधर से है। हाँ। तो ये चीजें जो है ना वो अफगानिस्तान से भी इतनी जल्दी नहीं निकल। हाँ, जब तक अमेरिका था वहां पे काफी हद तक चीजों का कंट्रोल भी था, उन्होंने चीजें रोकी हुई भी थी। लेकिन अब तो वहां पे खुला है, अब हम जितना मर्जी कह लें कि वो वहां पे आ गए हैं, वो चीजें रोक रहे हैं, लेकिन ये कि ज़ाहिर बात है इनसाइड उनको भी सपोर्ट है ये सारी चीजें, और ये बड़े लेवल के ऊपर हो रही हैं भाई, बाकी चीजें बिल्कुल। हाईलाइट हुई हाँ, हैं। ये इस चीज़ का जो देखेंगे है वो- मजीद इस पर वीडियोस भाई। तो उम्मीद करते हैं आपकी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय के साथ जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।